great because I have been reading your articles in advance before the readers, your columns in advance because I was editing the edit page of Rajasthan Patrika for 3 years, 16 to 19, 2016 to 19, and the articles came to me and I used to read and reread also, and just mind-boggling variety and depth and blunt, like frankness in saying the truth. So this was from horse's mouth for me for the first time. Directly. So just one thing, just one question, so that we won't make it lengthier. You have dealt with lot many topics, but you have skipped, not intentionally perhaps, that Hindu-Muslim aspect of it. I just will now read from what you wrote on India-Pakistan relationship. The people have to change the mindset to improve the relationship. This is from India's World Essays on Foreign Policy and Security Issues, published in 2006. So, you also said only a Hindu India can settle with Muslim Pakistan. So, now we are near there. I mean Hindu India. Are you in a position or improved position to settle with Muslim Pakistan? I don't know what the moving pen having writ moves on. 2006, sir. Anyway, but what I probably meant is that the Vajpayee government, I think... Yeah, you mentioned that. Yeah. You mentioned that. Could make decisions which could compromise hard-held positions for a long time, because you could challenge his Hinduness. Like Vajpayee used to say very often that मैं सुधार सकता हूँ संबंध पाकिस्तान के साथ, क्योंकि nobody can accuse me of being less Hindu than he used to always say Nixon could go to China and break the ice. I'll break the ice with Pakistan. So that was the point I was. And that's why he took that bus tour too. Yes. Where he believed that he can find peace. So are we at a point of no return? Now we are well past the point of no return. Because you have to now think in terms of settling with Kashmiris first. If you don't want to settle with the Kashmiris, how will you settle with the others? Thank you, sir. Thank you. Anu sir, your presidential remark and a vote of thanks by Dave later on. तो इतनी शानदार वार्ता के बाद अब ज़्यादा बहस की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया और अभी आपने कहा इनको खाना भी खिलाना और आपने हमको बुलाया तो सुनना तो पड़ेगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। और मुझको हैरानी हुई, मोहन गुरुस्वामी जी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त रहे हैं, दिल्ली में रोज़ बात करते हैं, तो मैंने समझा जयपुर में आने वाला तो हिंदी में ही बात करता है तो आप हिंदी में बोलेंगे। हमारे यहाँ हिंदी में बोलने पे आपकी ऑडियंस ज़्यादा रहती, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं हिंदी अंग्रेजी का झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से आपने इस बारे में काफ़ी लिखा है और मैं भी उस पर अपने कमेंट्स करता रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि हिंदी को लेकर के हिकारत इसी तरीके से पनपा दी गई है जैसे मुस्लिम समुदाय के बारे में बीजेपी आरएसएस की जो नीतियां हैं, उन्होंने भी एक तरीके की राजनीति जो है की है। और भाजपा ने चूँकि हिंदी हिंदुस्तान करके हिंदी पे ज़्यादा जोर दिया, तो हिंदी के प्रति भी हिकारत का भाव पैदा हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, वो तो फालतू की बात है। मतलब एक आपने संपर्क भाषा के तौर पे अपनी एक भाषा जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में ही, कुछ इसमें तो कुछ शक नहीं है, पर अलग अलग प्रदेशों में बहुत कम प्रतिशत है, आपने उसका ठीक ब्यौरा दिया। पर और कौन सी भाषा हो सकती है जो
जोड़े। अंग्रेजी हो सकती है, पर अंग्रेजी जो मैं देखता हूँ, आप हिंदी भाषी प्रदेशों में जाएं तो लोग नहीं जानते। मैं गांव कस्बों में सब में जानता हूँ। तो एक भाषा बोलचाल की भाषा और एक संपर्क भाषा के रूप में पनपी है, पर उसका नुकसान दक्षिण से ज़्यादा मेरे ख्याल में दक्षिणपंथी राजनीति ने किया है, ऐसा मेरा सोचना है। और ख़ासकर भाजपा सरकार पहले भी जब आई और उसके बाद अब है, वो तो जितनी कट्टरता हो गई। पर मेरा मानना ये है कि वो जो हिकारत है वो उतना डिजर्व नहीं करती है जितना हिकारत का भाव है। आपने सरदार पटेल और नेहरू और उसका जिक्र जो किया वो बहुत, मैं उससे सहमत हूँ। नेहरू लोगों, इनके पास में लोग हैं नहीं, तो चुन लेते हैं कोई न कोई। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, पटेल को आगे ले आए, और आपने वो जो तथ्यात्मक बात सामने रखी कि भाई पटेल क्या उसमें राज कर सकते थे, और पटेल और नेहरू में उस तरह से झगड़ा भी नहीं था। सच्चाई ये है कि लोहिया और नेहरू में झगड़ा था। हम लोग गांधी और लोहिया को मानते थे, लेकिन जिस तरह से नेहरू को इन लोगों ने बहुत ही गलत ढंग से उस चित्रित करके, और फिर जिस तरीके से पटेल को खींच के बीच में लाके किया, तो बल्कि नेहरू के प्रति आदर बढ़ा है। मैं तो उनके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपनी संकीर्ण और कुत्सित राजनीति के चलते हुए नेहरू के चाहने वालों की संख्या बढ़ाई है, क्योंकि उनके करने से कुछ होता नहीं कि नेहरू कुछ नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, और पटेल ये चाहते थे, वो चाहते थे वगैरह। सारा मेरा सोचना ये है कि एक बहुत ही छोटी किस्म की राजनीति थी। और ये नई संसद वाली जो बात आपने की, वो तो राजनीति यही है। अब तो नाम भी नए कर रहे हैं, हर चीज़ के नाम बदलने की चीज़ है। उनको लगता है सब कुछ नया हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, अब तक हिंदुस्तान कोई था नहीं। तो मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। चूँकि आपके लेख राजस्थान पत्रिका में अभी मेरे दोस्त सनी ने जिक्र किया, कॉलम हमने शुरू किया था और बराबर चलता रहा, और मेरे ख्याल में काफ़ी उसको पढ़ा जाता था। संक्षेप में इतनी बात करके आखिर में ये कहूँगा, जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र का, वो हमारे तो है नहीं हमारा। हालांकि मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है, लेकिन जीडीपी के जो आंकड़े आपने दिए, तो ये हमारे लिए तो देखिए आंकड़ों का जंजाल ऐसा ही है जैसे अभी प्रदूषण के आंकड़े दिल्ली में थे। लोगों ने कहा कि किस तरीके से पंखे चला के उनको ठंडा करके और बाद में बदल दिया। ये जो एक पोखर या घाट बना करके और उसमें वो जो छठ पे स्नान कराने की बात थी, तो उस तरीके से तो ये जीडीपी के उस तरह की चीज़ें, ये सब तो जंजाल। देखिए आम आदमी अपनी गरीबी से, उसका माली हाल जो है उससे पहचाना जाता है कि उसकी तरक्की कितनी हो रही है। वरना वो रेलगाड़ियों को झंडी दिखाने से, बसों को झंडी दिखाने से, आंकड़े पेश करने से बात समझ में नहीं आती। मैं तो मतलब एक आम आदमी की तरह बात करता हूँ, क्योंकि मेरा ये विषय नहीं है ईमानदारी से, इसलिए मैंने सबसे पहले हिंदी की बात ही की। और हिंदी में बोला, थोड़ा आपको छेड़ने के लिए भी बोला। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारी दोस्ती काफ़ी घनिष्ठ रही है, और ऐसी रही है कि बाहर से आते हुए इनको विदेश से याद रहता था कि इस आदमी को सिनेमा का शौक़ है। तो एक बार मेरे लिए एब्सेंस ऑफ मैलिस फिल्म पॉल न्यूमन की ये खरीद के लाए, मुझको नाम ध्यान नहीं आ रहा था। एब्सेंस ऑफ मैलिस। हाँ, एब्सेंस ऑफ मैलिस। तो वो ये उसकी डीवीडी लेकर के आए थे। तो इस तरह की दोस्ती है, इसलिए मैं ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा जो कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में। तो वरना थोड़ा बहुत कुछ उस बारे में भी कह सकता था। पर हमारे मेहमान है जयपुर आए, और द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इनके पीछे लग करके इनको बुलाया। इन्हें मोहन गुरुस्वामी जी जैसी शख्सियत जयपुर में आए और इतनी बेतकल्लुफ़ अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, बहुत ही खुशी की बात है। और हसन साहब जो हैं उन्होंने हमको मौका दिया, इसलिए आपका भी धन्यवाद। बीकानेर से आए खानी साहब चला करके, बीकानेर से आए। नहीं चला तो ड्राइवर रहा था, मैं बैठा हुआ था पीछे। वोट ऑफ थैंक्स जी। लेकिन वोट ऑफ थैंक के पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि जब मैं सिकंदराबाद गया था और सर से मिला था, जस्ट 2 मिनट में बात ये बता दूँगा कि हैदराबाद जाने से पहले मैंने साहब के पास एक मैसेज छोड़ा कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, तो हो सकता है कोशिश करूँगा आपसे मुलाकात करने की। और तुरंत ही बाद शायद 1 या 2 घंटे के अंदर सर का मेरे पास मैसेज आया, फ़ोन नंबर भी शेयर किया,
और बाकी डिटेल्स भी बाद में आते रहे कि आप हैदराबाद में जहाँ से रहेंगे वहाँ से सिकंदराबाद की दूरी 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। आपको आना ही आना है और किस टाइम पे आना है मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद जब डेट तय हो गई तो सर ने कम से कम 5 से 6 बार फ़ोन करके पूछा कि वहाँ से रवाना हो गए, कब आ रहे हो, क्या खाओगे, ये भी बात पूछी और मेरे बताने के मुताबिक खाना भी खिलाया। और उसके बाद मुझे गाड़ी से वहाँ से निकलने के बाद सर बोले कि सुरक्षित पहुँच के और मुझे फ़ोन करके बताना कि पहुँच गए हो। तो इतनी सुंदर बात है, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की मैं सोच के भी नहीं गया था, लेकिन वो सब मिला। अब मैं धन्यवाद की तरफ बढ़ता हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल talk. It was very informative and insightful about country's current economic condition and our journey since independence. It was interesting but no less than astonishing to note the disparity between states' revenue generation and the poverties that exist in the different states. The title Whether India, it is really fully justified in this talk. Next, I thank the learned audience who spared their precious time to come over here and listen to the talk so patiently. And of course, after the talk, there was a very interactive discussion also on the subject. So thank you very much for this. I would be remiss if I did not thank Professor Hassan for all his effort when I was not in India. I had just informed that such and such event is being planned, and he took all the responsibility and everything was managed so well, and it was such a great success. Finally, I thank Proud Shikshan Sansthan for hosting this wonderful event, and my special thanks to Bora Sahab for all his coordination and cooperation. Once again, thank you all. Thank you very much. We could have done bigger. नहीं, sorry, ये कविता आपका जो माइक्रोफोन के बाद we had already reached there. Otherwise, Saturday, Sunday को we get the all full. अच्छा है आप Yeah.